जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टेंस। पूरी इंग्लिश और पूरी ग्रामर का सबसे शानदार और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। शानदार और महत्वपूर्ण इसे क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे, आप ऐसे मान के चलिए जैसे एक मकान में नींव होती है, बिल्कुल वैसे ही टेंस होते हैं। जिस प्रकार से आपके मकान की नींव मजबूत नहीं हुई और आपने मकान कहीं खड़ा कर दिया तो वो मकान किसी भी समय खतरे में आ सकता है और गिर सकता है। इसी तरीके से अगर आपने टेंसों को अच्छे से नहीं सीखा और पूरी इंग्लिश ग्रामर को और पूरी टेंसों को या और जो टॉपिक है उनको सीख लिया तो आपका पूरे ग्रामर के टॉपिक किसी भी समय खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ टेंसों से ही चलता है। इसलिए टेंसों के टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखना बहुत ही जरूरी है। बार बार पढ़ने के बाद भी विद्यार्थी इसे भूलते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद, इस टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। कभी भी आपको कोई दूसरा वीडियो या दूसरे टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो को आप लोग अच्छे से देख सकें और दूसरे विद्यार्थी भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। समय का ध्यान रखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला जो टेंस है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राइट? प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में कहते हैं, या तो कहेंगे इसको सामान्य, कई इसको सामान्य बोल देते हैं, सामान्य वर्तमान काल, है ना, और कई लोग इसको अनिश्चित बोल देते हैं, अनिश्चित, अनिश्चित वर्तमान काल। यानी किसी ने भी पूछा कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप बताओगे सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल। अब देखते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या है। किसी भी टेंस की पहचान पहले पता होना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप उस टेंस को पहचान ही नहीं पाओगे तो बनाओगे कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में पहचान बोलते हैं। तो इसकी पहचान ये है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये तीन आपको ध्यान रखने हैं, ता है, ती है और ते है। जहां भी ये आपको मिलते हैं समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और ध्यान रखना ये ता ती के साथ में आदत जरूर होगी, आदत। ये आदत मैंने क्यों बताई है? अगर आदत नहीं हुई और ताती आ गया और उसके साथ में कहीं उसमें योग्यता व क्षमता हुई, योग्यता व क्षमता होती है अगर वाक्य में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा एक अंतर बता देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंत में क्या आ गया? ता है आ गया और ये उसकी क्या है? आदत है। राइट? अब मैंने इसी वाक्य को बोल दिया वह पढ़ सकता है, सकता है, तो इसमें भी तो ता है आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं होगा। देखिए इसमें भी क्या आ रहा है? ता है, एक ही आ रहा है दोनों में, ता है, लेकिन ये किसका यूज होगा? कैन का। क्यों होगा? क्योंकि इसमें योग्यता और क्षमता जिन वाक्यों में होगी वह पढ़ सकता है, ये इसकी क्या है? योग्यता है। ओके, तो ता ती के साथ में ता है, ती है, ते हैं, अगर आदत दी जाएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ता है, ती है, ते हैं, इसके साथ में योग्यता व क्षमता होगी तो वो कैन का प्रयोग होगा। कैन में वैसे सकता है, सकती है, सकते होता है तो वो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको इतनी बात यहां पर क्लियर होना थोड़ा जरूरी है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, स्वीकारात्मक वाक्य। जो साधारण वाक्य होते हैं उनको हम किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसे सबसे पहले सीखते हैं। तो सबसे पहले जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पे क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, नंबर 1 पर, ठीक है, और नंबर 2 पर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और नंबर 3 पर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, और नंबर 4 पर अगर अदर वर्ड है तो लगा लीजिए। राइट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं, और अदर वर्ड को हिंदी में अन्य शब्द कहते हैं। ओके। अब एस, ई एस और आई ई एस ये लगेंगे जब वाक्य का कर्ता एक वचन होगा तब, केवल एक वचन कर्ता के साथ, यानी सिंगुलर। सिंगुलर के साथ में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी लग सकती है, ई एस भी लग सकती है, और आई ई एस भी लग सकती है। ठीक है। कहां कैसे लगेगी ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। अगर किसी शब्द के अंत में ओ सी एच, एस एस, एस एच, एक्स और जेड दिया है, इनमें से कुछ भी है किसी शब्द के अंत में, तो आपको केवल ई एस का प्रयोग करना है। जैसे मान के चलिए वर्ड आपके सामने आ गया टीच। क्या आ गया? टीच। अब टीच में क्या आ चुका है अंत में? देखो सी एच आ चुका है, तो यहां पर हमने क्या लगाना है? ई एस लगाना है। दूसरा, जैसे अपन ने लिख दिया वर्ड क्राई। राइट। अब क्राई में क्या है? इसका अंतिम अक्षर होना चाहिए बाई, और बाई से ठीक पहले होना चाहिए व्यंजन। तो जब अंतिम अक्षर वाई होगा और उससे ठीक पहले व्यंजन होगा, तो हमें आई एस का प्रयोग करना है उस बाई को हटाकर। क्राइस। ठीक है। अब इन दोनों नियमों को छोड़ के तीसरा कुछ भी बचे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदर्स कुछ भी है, आप सीधा सीधा उसके साथ में क्या लगाओगे? एस का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? एस का। तो यहां पर हमने अच्छे से समझ लिया कि ई एस कहां लगेगी, आई एस कहां लगेगी और एस कहां लगेगी। तो फिर एक बार समझ लो, अगर किसी शब्द के अंत में ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स और जेड है, तो आप ई एस का प्रयोग करो। अंतिम अक्षर बाई है और उससे पहले व्यंजन है, तो बाई को हटा के आई एस लगाओ, और इन दोनों को छोड़ के कुछ भी हो, सबके साथ में आप क्या लगाओगे? एस लगाओगे। एक उदाहरण और देख लेते हैं, प्ले। प्ले में क्या लगेगा? कई विद्यार्थी इसमें आई एस लगाते हैं, नहीं लगेगा। अंतिम अक्षर बाई तो है, लेकिन उससे पहले व्यंजन नहीं है। क्या है? यहां पर स्वर है, तो इसमें क्या लगेगा? एस लगेगा। ये तीसरे रूल में जाएगा। राइट। तो इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे और अदर वर्ड लगाओगे। और अगर ये सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ जरूरत के अनुसार एस, ई एस या आई एस का प्रयोग करोगे इसके अकॉर्डिंग। चलिए अब कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से समझ लेते हैं। सेंटेंस हमारे सामने है, राम क्रिकेट खेलता है। बड़े ध्यान से समझना है, राम क्रिकेट खेलता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम है। सबसे पहले हमने क्या लगा लिया? राम। ओके। अब क्या लगाना है? सब्जेक्ट हो गया, अब लगाना है वर्ब। तो वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का है माने प्ले। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ एस का प्रयोग होगा। अब क्या बचा? क्रिकेट, इसका ऑब्जेक्ट। तो अंत में हो गया क्रिकेट। राम प्लेस क्रिकेट। ठीक है। हाँ, कई विद्यार्थियों के सामने ये भी समस्या आ जाती है कभी कभी कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और अदर वर्ड क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। तो इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लेना, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानने का तरीका, उस वीडियो का नाम है। 2-1 दिन में वो वीडियो अपलोड होने वाला है। आगे और सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस हमारे सामने आ गया, वे दोस्तों के साथ आम खाते हैं। तो इसमें वे क्या हो गया? सब्जेक्ट। पहले पहचानना बहुत जरूरी है। दोस्तों के साथ, ये अदर वर्ड है, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन आया है के साथ। आम इसका ऑब्जेक्ट है और खाना इसकी वर्ब है, यानी मेन वर्ब। और पहचान देखिए ता है, सब कुछ सही है। तो सब्जेक्ट वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दे। यानी सब्जेक्ट क्या है? वे, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दे। अब इसके बाद खाना, वर्ब की जरूरत है हमें, तो वर्ब क्या लगेगी? ईट। अब इसमें एस या एस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुवचन है।
और बहुवचन के साथ SAIS नहीं लगती। अब क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आम, तो आम की हो जाएगी मैंगो। अब देखिए दोस्तों के साथ, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। अदर वर्ड में क्या होता है, जो मेन वर्ड होता है उसके बाद में प्रीपोजिशन दी रहती है। तो ये प्रीपोजिशन हिंदी में तो कहाँ होती है? बाद में, लेकिन इंग्लिश में हम इसको कहाँ लगाते हैं? पहले। तो के साथ की स्पेलिंग पहले लगेगी, तो हमने क्या लगा दिया? विथ। अब क्या बचा दोस्तों? तो फ्रेंड्स। तो सेंटेंस बनके कंप्लीट क्या हो गया? दे ईट मैंगो विथ फ्रेंड्स। चलिए कुछ नेगेटिव के वाक्य देख लेते हैं। अगर कोई वाक्य नेगेटिव होगा तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। अब अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है तो डज, और बहुवचन है तो डू। इसके बाद नोट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब यहाँ एस या एस का कोई मामला नहीं है, ध्यान रखना। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, राइट? राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। तो ये राम की स्पेलिंग लगा ली, राम। अब राम एक वचन है तो सहायक क्रिया डज। नहीं के लिए क्या लगा लिया? नॉट। क्रिया क्या है इसमें? खेलना। तो खेलना की क्या हो गई बेटा? प्ले। अब क्या बचा हमारे पास? केवल क्रिकेट, तो ये क्रिकेट बाद में लगा दिया। तो राम क्रिकेट नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है? तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या अंतर हुआ? इसमें नहीं शब्द आपको दिया होगा। क्या दिया होगा? नहीं शब्द। ओके? और इसमें कोई नहीं शब्द नहीं होगा। इसमें किसी कार्य को स्वीकार किया जाएगा और इसमें मना किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले क्या शब्द आता है हिंदी के वाक्यों में? क्या आता है सबसे पहले? क्या। ये इसकी पहचान है, राइट? जैसे एक सेंटेंस हमारे सामने स्क्रीन पर है, क्या राम क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या से तो हमेशा स्टार्ट होगा, है ना? और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तीनों की पहचान सीख लीजिए। यानी जो सिंपल अफर्मेटिव होता है, इसमें क्या होता है? इसमें किसी कार्य को स्वीकार किया जाता है और इसमें मना किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या आता है? तो क्या आएगा? तो फॉर्मूला में क्या लगना पड़ेगा? सबसे पहले डू डज, ठीक है? और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अनुसार ही डू डज लगेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर ये एक वचन होगा तो डज और बहुवचन होगा तो डू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। तो देख लेते हैं आंसर इसका। क्या राम क्रिकेट खेलता है? तो राम क्या है? सिंगुलर है, राइट? अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या लगेगा? डज। तो यहां पर क्या लगा है भैया? डज। सब्जेक्ट क्या लगा है? राम। खेलना प्ले, इसमें भी कोई ऐसे यस का चक्कर नहीं है। फिर इसके बाद क्या बचा? क्रिकेट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा सेकंड इंटरोगेटिव देख लेते हैं। सेकंड इंटरोगेटिव और फर्स्ट इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस है, ये समझ लें अच्छे से, क्योंकि ये अधिकतर बच्चों को पता नहीं होता है और वो गड़बड़ कर देते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो इंटरोगेटिव वर्ड होता है अगर ये फर्स्ट में आ जाए तो फर्स्ट इंटरोगेटिव, और फर्स्ट में नहीं आए, बीच में आए तो सेकंड इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव वर्ड अगर फर्स्ट में आ रहा है तो फर्स्ट, और फर्स्ट में नहीं आ रहा है, बीच में कहीं भी आ रहा है, तो वो सेकंड इंटरोगेटिव होगा। ठीक है? बनाने में केवल इतना डिफरेंस होता है कि जो सेकंड इंटरोगेटिव होता है उसमें उसी इंटरोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी पहले लगती है, IW, इंटरोगेटिव वर्ड, और बाकी का पूरा फॉर्मूला फर्स्ट जैसा होता है। देखो, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। क्लियर? तो एक सेंटेंस को जरा देख लेते हैं। राम क्रिकेट क्यों खेलता है, तो इसमें सबसे पहले क्यों की ही अंग्रेजी लगेगी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? वाई। सबसे पहले क्या आ गया हमारे सामने? वाई। जरा देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको भी समझा देता हूं। तो क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वाई। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो डज, सब्जेक्ट लगाना है तो राम। ये डज किसके अनुसार लगेगी? इस सब्जेक्ट के अनुसार। फिर वर्ब क्या है? खेलना, प्ले, और फिर क्रिकेट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है? तो ये फर्स्ट इंटरोगेटिव और सेकंड इंटरोगेटिव हो चुका है। अब आप लोगों को ये सेंटेंस बनाना बिल्कुल क्लियर तरीके से आना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए मैं एक सेंटेंस को 6 सेंटेंसों में बदल के, हाँ इसमें थोड़ा एक चीज और सीख लें। जैसे मान के चलिए कहीं कभी कभी क्या होता है, यहाँ क्या आएगा और बीच में नहीं और आ जाएगा। क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, ऐसे भी आ सकता है। इसको फर्स्ट इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट लगानी है बस।
ऐसे इसमें भी नेगेटिव आ सकता है, राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, सेकंड में भी। तो इसमें भी बिल्कुल वही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगानी है, नॉट। यानी यदि वाक्य फर्स्ट इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव या सेकंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो नॉट कहां लगेगी, सब्जेक्ट के बाद। और केवल खाली नेगेटिव होगा तो नॉट कहां लगेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। और पहचानने में डिफरेंस क्या है, इसमें फर्स्ट इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव वर्ड कहां आएगा, पहले, और सेकंड में इंटरोगेटिव वर्ड कहां आएगा, बीच में। स्ट्रक्चर ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले डू डच, सब्जेक्ट, बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इसका इंटरोगेटिव वर्ड इसको बोलते हैं IW, डू डच, सब्जेक्ट, बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर। अब आप लोग किसी भी सेंटेंस को बड़े आराम से बना सकते हो। एक सेंटेंस में बना के और बोल के दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, चलिए मैं इसी पे थोड़ा समझा देता हूं। इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझ लो, इससे थोड़ा और क्लियर होगा ना। एक सेंटेंस के मैं आपको 6 बना के दिखाता हूं। एक वाक्य हमने लिख दिया, वह खेलता है, ठीक है भाई, वह खेलता है। अब इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, वह खेलता है, ही, खेलना का माने प्ले, तो ही प्लेस, ही प्लेस, ठीक है, ऐसे बन गया। अब मैंने बोल दिया वह नहीं खेलता है, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। क्या वह नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले। वह क्यों खेलता है, तो वाई डज ही प्ले, क्वेश्चन मार्क लगने लगेंगे। और वह क्यों नहीं खेलता है, तो वाई डज ही नॉट प्ले। सिंपल में और नेगेटिव में लगेगा फुल स्टॉप, सिंपल और नेगेटिव, और इंटरोगेटिव में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आप लोग बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। कुछ और सेंटेंस मैं आपको बताता हूं जो थोड़े से हटके हैं और अलग हैं इसी टेंस पे। हाँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर देखिए टेबल भी बताई गई है, OCH SH X और S होगा तो ES, ट्राई, भाई को हटा के IS तो ट्राइस, और अदर्स कुछ भी है तो S। इसका फर्स्ट क्लास स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग आराम से इसको और सेंटेंसों के माध्यम से सीखेंगे। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। सेंटेंस हमारे सामने स्क्रीन पर है, मैं प्रत्येक सुबह 6 बजे जागता हूं। अब इस सेंटेंस को थोड़ा समझें। मैं प्रत्येक सुबह 6 बजे जागता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं क्या हो गया, आई देखने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन इंग्लिश में इसको बहुवचन माना जाता है। और क्रिया क्या है इसमें, जागना, तो जागना का मान होता है गेट अप लगा दो या वॉकअप लगा दो, तो आई गेट अप, मैं जागता हूं, राइट। अब हमारे पास दो इसमें टाइम वर्ड दिए, प्रत्येक सुबह और 6 बजे। तो ध्यान देना, पीछे से हम चलते हैं, जो टाइम वर्ड पहले मिलेगा वो लगेगा, तो 6 बजे पहले है, तो 6 बजे की क्या हो जाएगी, एट 6 AM, समय से पहले यहाँ एट जरूर लगे, एट 6 AM, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, प्रत्येक सुबह, प्रत्येक सुबह क्या हो जाएगी, एवरी मॉर्निंग। तो आंसर क्या हो गया, आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। ये थोड़े से हटके सेंटेंस हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं स्क्रीन पर, समझते जाना इनको अच्छे तरीके से ना। ये सेंटेंस हमारे सामने स्क्रीन पर है, 2 और 2 4 होते हैं, तो ता है, ती ते है, देखो मिल गया, ओके। तो सब्जेक्ट किसमें क्या है, 2 और 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 and 2। अब होते हैं ये क्रिया है, तो होना बनना किसका है, मेक, ठीक है। तो 2 और 2 4 होते हैं, वो देखने में तो बहुवचन लग रहा है लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, मेक्स। कितने होते हैं, 4, तो क्या हो जाएगा, 4। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। ऐसे सेंटेंस ज्यादातर एक दूसरे को पूछते हैं, तो आप लोग इन सेंटेंसों को जरा ध्यान रखिए। चलिए अगला सेंटेंस है, पानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है। पानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो ता है, पहचान मिल चुकी है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, पानी यानी वाटर। उबलता है क्रिया है, उबलना क्या है, क्रिया है, तो बॉयल। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लग गई, बॉयल्स। कितने पर, 100 सेंटीग्रेड पर, तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीग्रेड, यहां ही लगा लो, ठीक है।
तो क्या हो गया, वाटर बॉइल्स 100 सेंटीग्रेड, पानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है। चलिए अगला सेंटेंस, मेरे पास एक कार है। इस टाइप के सेंटेंस भी इसी में आते हैं। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक किताब है, तुम्हारे पास एक घर है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरे। ठीक है, हाँ ये सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है। तुम इसमें सोच रहे होगे कि सर इसमें ताय तीय कहाँ है। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इस प्रकार से बना सकते हैं, मैं एक कार रखता हूं। ठीक है भाई, मैं एक कार रखता हूं। ओके, तो देखो इसमें क्या आ गया, ता आ गया। मेरे पास एक कार है, ऐसे मैंने बोल दिया मैं एक लैपटॉप रखता हूं, या मेरे पास एक लैपटॉप है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मेरे की क्या हो जाएगी, आई। अब तुम सोच रहे होगे मेरे का मतलब तो माई होता है। बिल्कुल होता है, मेरे का मतलब माई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पजेसिव है, पजेसिव मतलब संबंध कारक है माई, और यहाँ जगह किसकी है, सब्जेक्ट की है। तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है आई, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ये आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव। तो यहाँ किसकी जगह पे लगा रहे हैं, सब्जेक्ट की पे, तो आई का यूज होगा। अब पास या रखना, ये इसमें वर्ब है। ठीक है, रखता हूं, जैसे मैं एक कार रखता हूं, तो ये रखना क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, तो यहां पर इसका अर्थ होता है हैव माने रखना। ये कोई सहायक क्रिया नहीं है, ये मेन वर्ब है, ध्यान रखना। ये क्या है, मेन वर्ब है। इसको मैं थोड़ा बता देता हूं, जैसे हैव, ये क्या है, एक मेन वर्ब है हैव। इसका मतलब होता है रखना। क्या होता है, रखना। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हेड। क्या होती है, हेड। हाँ, थर्ड फॉर्म भी इसकी हेड होती है, ये आपको याद होना चाहिए ना, हेड। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होती है, हैविंग। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाती है, हैविंग। इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है इसकी हैज। और सिक्स फॉर्म इसकी क्या होती है, टू हैव। कई विद्यार्थियों को तो ऐसा लग रहा होगा सर 6 फॉर्म कहां से आ गई, हमने तो 3 ही पढ़ी है। तो 3 पढ़ी है तो गलत पढ़ी है। हर क्रिया के 6 रूप होते हैं, एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सभी के 6 रूप होते हैं, और 6 को मैं लगा के बता देता हूँ कौन कहाँ लगता है। हैव जो फर्स्ट फॉर्म जहाँ लगती है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, थर्ड फॉर्म परफेक्ट में, फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाले कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ। इसी में जो लग रही थी अभी SAIS वाला, ये वही रूप है। और टू हैव, ये जब दो क्रिया होती है, जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, तो टू प्ले है यहाँ पर, वो क्या है, छठवां रूप है। ठीक है, तो मेरे पास एक कार है, तो आई माने मैं, हैव माने रखता हूँ। अब क्या बचा, ए कार, तो ए कार, आई हैव ए कार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, बड़े ध्यान समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस मैं आपको समझा रहा हूं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूं, मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूं। सेंटेंस हमारे सामने क्या है, मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूं। इसमें पहचान देखते हैं, बिल्कुल ता हूं। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई। बहुवचन है बिलीव, विश्वास रखना का माने होता है बिलीव। ठीक है, तो ऐसे इसका कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आई को बहुवचन माना जाता है प्रेजेंट में, ध्यान रखना। हाँ, इसको भी थोड़ा समझ लो। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, आई को एक वचन मानते हैं और कई बहुवचन। तो ध्यान देना, आई वैसे देखने में एक वचन लगता है, लेकिन होता ये बहुवचन है। तो इसमें जहां भी आप यूज करोगे, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करोगे। राइट, हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस में इसके साथ बाज लगेगी, वर नहीं लगती है। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों, वॉच तो सिंगुलर की होती है। तो ध्यान देना, पास्ट में इसको एक, पास्ट में इसके साथ में हमेशा एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है, और प्रेजेंट में हमेशा इसके साथ में बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। आई, गलती सबसे ज्यादा आई पर ही होती है। तो अब क्या बचा, आई बिलीव, यानी मैं विश्वास रखता हूं किस पर, ईश्वर पर। तो पर के लिए क्या यूज हो गया, इन गॉड। आई बिलीव इन गॉड, यानी मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूं। चलिए अगला सेंटेंस। चलिए भाई अगले सेंटेंस को देखते हैं। ये सेंटेंस थोड़ा हटके है और अलग है, इसको बड़े ध्यान से समझना। इसमें क्या दिया गया है, वह हमेशा रात को आता है। इसमें एक शब्द दिया है जिसे आप देख पा रहे होंगे, हमेशा। राइट,
तो यहाँ पे गलती होने के चांस आपके सबसे ज्यादा हो जाते हैं। यानी जो हमेशा शब्द है ये समय सूचक क्रिया विशेषण है। कैसा है? समय सूचक क्रिया विशेषण। तो जितने भी समय सूचक क्रिया विशेषण होते हैं उनका प्रयोग इस टेंस में हमेशा कहाँ किया जाता है? सब्जेक्ट के बाद। ये अलग से यहाँ पर स्पेशल यूज होते हैं। अब ये समय सूचक क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जो अधिकतर यूज होते हैं। जैसे ऑलवेज है, ऑफन है, समटाइम है, जनरली है, यूजली है, यानी ये वर्ड होते हैं जो अधिकतर इसमें यूज होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये शब्द होते हैं जो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, ये शब्द कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? जो मैंने बोले हैं सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया? ही। अब इसके बाद ये विशेषण लगा दिया ऑलवेज। अब इसमें क्रिया क्या है? आना। तो आना क्या है? कम्स। अब जो कि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? एस का। अब इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हेयर। अब क्या बचा? रात को। ये अदर वर्ड है तो क्या हो जाएगा? एट नाइट। सेंटेंस आपका बन करके क्या हो गया? तैयार हो गया। राइट, ये सबकी समझ में आ चुका होगा। अब लास्ट सेंटेंस है, इसको भी जरा ध्यान से देखना है। सेंटेंस हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इस सेंटेंस को भी बड़े अच्छे से समझें, क्योंकि ये जो सेंटेंस आपके सामने दिख रहा है ये देखने में कुछ और लगता है और होता कुछ और है। इसलिए विद्यार्थी जो होते हैं वो हमेशा इस सेंटेंस में क्या करते हैं? गलतियां कर देते हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि ये गलतियां करते हैं। सेंटेंस दिया है कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा, तो ये देखिए गा फ्यूचर इंडेफिनिट जैसा लग रहा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि जब कोई सेंटेंस इस टाइप का सेंटेंस हो, यानी सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है, इसका प्रयोग आने वाले समय में होने वाले सुनिश्चित कार्य, यानी ऐसा कोई काम जो पहले से फिक्स है, पहले से प्लान है। जैसे मान के चलिए मैंने बोल दिया कॉलेज अक्टूबर में खुलेगा, तो ये पहले से फिक्स है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे, तो ये पहले से फिक्स है। यानी पहले से फिक्स जो प्लान होते हैं, पहले से फिक्स जो योजना होती है फ्यूचर की, तो उन वाक्यों को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। राइट, तो कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा, देखने में जो फ्यूचर इंडेफिनिट लग रहा है, लेकिन बनेगा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये पहले से फिक्स है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? द कॉलेज। खुलना का माने होता है रीओपन, वैसे खुलना होता है ओपन। ठीक है, ओपन, लेकिन पुनः शब्द इसमें दिया है, पुनः मतलब दोबारा से, तो यहाँ पर क्या हो गया? रीओपन। अब कॉलेज क्या है? सिंगुलर है, तो इसमें क्या लगा है? एस, यानी कॉलेज रीओपन्स। अब क्या बचा? अक्टूबर में, तो इन अक्टूबर। तो इसका बनकर के आंसर क्या हो गया? तैयार हो गया। तो अच्छे से ही समझ में आ चुका कि अगर कोई भविष्य की ऐसी योजना हो जो पहले से फिक्स होती है, पहले से प्लान की जाती है कि ऐसा होना ही है, तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। हालांकि में इस प्रकार के वाक्यों में ताहे तीय नहीं मिलेगा, आपको गा गी गे मिलेंगे, लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आपने इसको फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों की समझ में बिल्कुल क्लियर ये वीडियो आ चुका होगा। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी दिया है और कमेंट में भी आप बता सकते हैं। और आगे के वीडियो को इसी प्रकार से आप क्रम से देखते रहें तो टेंस आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।